सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मजीद कशीदा होती जा रही है और ताज़ा डेवलपमेंट इसकी निशानदही कर रही हैं कि जंग का दायरा मजीद फैल सकता है। रेड क्रिसेंट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से ईरान में हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर चुकी है। उधर दूसरी तरफ अमरीकी आबदोज ने बैनुल अक़वामी समंदरी हुदूद में ईरान के एक जंगी जहाज़ को टारपीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया, जो भारत में जारी फौजी मशकों में शिरकत के बाद वापस अपने मुल्क जा रहा था, जिसके नतीजे में 80 से ज़ायद अफराद जामाक और मुतादिद लापता हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयाँ अभी इब्तदाई मरहले में और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमरीका आइंदा दिनों में ईरान के अंदर मजीद गहराई तक हमला कर सकता है। इसी दौरान अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी इक़दाम को महदूद करने की एक करारदाद 53 के मुकाबले में 47 वोटों से मुस्तरद कर दी है। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इराक़ की सरहद के करीब सिक्योरिटी ख़दशात का जिक्र करते हुए कहा है कि वहाँ दहशतगर्द ग्रोहों की सरगर्मियों की इत्तलात है, जबकि बाज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमरीका कुर्द फोर्सेस के साथ राब्तों में है। उधर आबनाए हुर्मुज़ में भी कशीदगी के बायस आलमी तेल और गैस की तरसील मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया और कई कार्गो जहाज़ इस रास्ते से गुजरने से अब गुरेज कर रहे हैं। इन तमाम डेवलपमेंट्स के तनाजुर में दो बुनियादी सवालात पैदा होते हैं। पहला, क्या ये तनाज़ा मज़ीद फैल कर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है? और अगर दूसरा, आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार रहती है तो वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई, चीन और मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, एक्सपर्ट ऑन इकनॉमिक अफेयर्स, मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, डिफेंस एनालिस्ट। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जन साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा कि दोनों फरीकैन जो हैं उनकी तरफ से मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं, बट मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे पूछूं तो इस वॉर में अभी तक आप क्या समझते हैं कि किस फरीक का हाथ ज़्यादा भारी है या जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है? मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहता हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो है जी कि वी आर गोइंग थ्रू द टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फॉग ऑफ वॉर है, मुतज़ाद दावे हैं। ईरान के दावे जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, जो अमेरिकन दावे हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, इजरायली दावे जो हैं बहुत डिफरेंट हैं, और जो ख़त्ते के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे भी जो बमबारी हो रही है, मिज़ल्स आ रहे हैं, जो जहाज़ गिर रहे हैं, उनके बारे में मुतज़ाद ख़बरें आती हैं। बट इन नटशेल ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वॉर की, वो ये है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्केलेट हो रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो इज़राइल और अमेरिका का शायद ये ख़्याल था कि बहुत एक क्विक वॉर होगी और बहुत क्विकली वो एक विक्ट्री अनाउंस करके इस वॉर से एग्ज़िट कर जाएंगे। मेरा ख़्याल है अभी वो सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा खित्ता इन्वॉल्व हो चुका है। नंबर 2, ईरान ने ऑल्दो बहुत पहले कहा था कि हमारे ऊपर जब हमला हुआ तो हम सारी जो बेसेस हैं गल्फ़ में उन पे हमला करेंगे अमेरिकन, वो कर भी रहे हैं। तो बट इसका ये डबल एज्ड वेपन है। हो सकता है ईरान ने ये सोचा हो कि हम जब ये करेंगे तो खित्ते के ममालिक जंग जल्दी बंद करवा दें। एट द सेम टाइम अभी खित्ते के ममालिक जो हैं वो भी सोच रहे हैं और वो फील कर रहे हैं कि उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑयल और जो लार्जेस्ट रिज़र्व्स हैं दुनिया के इन सारी कंट्रीज़ को मिला के हैं, ये पिछले 50-52 सालों से एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो यूएसए का प्रॉमिस था उसके नीचे रह रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी और जो पहले कतर में हमला हुआ था ईरान की तरफ से ही, उसमें दो चीज़ें प्रूव हुई हैं। नंबर 1 कि आप सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं कर सकते और किसी पे बैंक नहीं कर सकते, और नंबर 2 ये है कि अमेरिका का इस वक्त जो मेन फोकस है वो अमेरिकन फोर्सेस की प्रोटेक्शन है और इजराइल की प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसलिए उनका जो डिफेंस है वहाँ पे नहीं है। अभी कमिंग ओवर टू द फ्यूचर ऑफ द वॉर, आई सी कि ये अभी कुछ अरसा कन्फ्यूजन जो है रहेगी, कुछ अरसा ये जो जंग है जारी रहेगी,
पल्ला भारी होने की बात आपने की, उसमें वो जो अपेरेंट नज़र आ रहा है कि ईरान के पास एक डेप्थ है, जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्मों की, और शायद ये पिछले 4-6 महीने में उसमें कुछ इजाफा भी हुआ है। लेकिन जो एयर पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है और जो इकॉनमी है, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज पे हैं। मे भी जो इनके मिसाइल है वो लंबा अरसा चलें। जो अमेरिका और इजराइल है, दे आर दी बिगेस्ट मिलिट्री मशीन्स टुगेदर। और अभी आज मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने 2 बैरी जंगी जहाज़ जो है इधर भेज रहा है। तो उस लिहाज से अगर मिलिटरीली और प्योरली फ्रॉम दी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हार्ड देखें तो अमेरिका भारी है। हाउएवर, लास्ट पॉइंट, ईरान इज़ अ रेजिलिएंट नेशन। मेरे ख्याल में ईरान जो है वो उसका पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा है और इस वॉर को वो प्रोलॉन्ग करेंगे। वो हर्ट हैं स्पेशली बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ देयर रूहानी पेशवा, और कौम जो इकट्ठी हो गई है, इंस्टेड ऑफ रिजीम चेंज वहाँ पे कुछ और ही मनाज़िर जो हैं वो राइट। डॉक्टर साहबा, अब टुडे इज 6th डे ऑफ दैट वॉर। आप अमेरिका और इसराइल को अपने जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे कितना दूर या करीब देख रही हैं? दोनों को ज़रा अलग करके जो है वो देखिएगा कि ये कितना करीब या दूर है अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स। मेरे ख्याल है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, क्योंकि पिछले 2 साल से उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, और वो ये था कि इस जंग में वो डायरेक्टली अमेरिका को घसीट लाए। 2 दफ़ा उन्होंने गजा की वॉर में इसकी कोशिश की, फिर 2025 में इसकी कामयाब कोशिश की, और अब फाइनली बिल्कुल ये जंग जो है ये ईरान अमेरिका जंग बन गई। तो इजराइल का तो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, लेकिन इस इजरायली ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अमेरिका जो है वो मैं समझती हूँ कि फंस गया है, क्योंकि अमेरिका में अब ये तकरीबन एक फॉरगॉन कंक्लूजन बन रहा है कि ये एक कैलकुलेशन की गलती हुई है। उनकी बड़ी सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन थी। सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन ये थी जी कि टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करो, वहाँ पे अनरेस्ट है, उस अनरेस्ट को हमने पहले भी सपोर्ट किया था और उसकी वजह से रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन जिस तौर उन्होंने देखा था, ईरान बिल्कुल उस तौर नहीं चला। ईरान में रिजॉल्व, रेजिलियंस, रिटेलिएशन, ये हमने देखा है। ये 3 R's हैं जो आप कह सकते हैं कि ईरान की स्ट्रैटेजी को डिस्क्राइब करते हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, मैं दोबारा कह रही हूँ, अमेरिका फंस गया है। और ये जॉन हॉपकिंस के एक प्रोफेसर है, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है जी अमेरिका फंस गया है एस्केलेशन ट्रैप में और स्मार्ट बॉम्ब ट्रैप में, और अब इसकी वजह से अमेरिका जिस स्ट्रैटेजी पे जा रहा है वो बहुत खतरनाक। और वो कैसे खतरनाक है, जरा आप उसको एक्सप्लेन करें। ईरानी खुद को कि वो खुद इराक से ईरान पर अटैक करें, ग्राउंड वॉर भी शुरू हो जाए। तो जो अभी जनरल साहब ने तो उसकी मिलिटरीली डायमेंशन समझाई है, मेरे ख्याल है इस वॉर में द साइकोलॉजिकल डायमेंशन इज ह्यूज। जी, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं जनरल साहब से ये पूछना चाह रहा था कि आप मिलिटरीली तो उनकी डोमिनेंस, वैसे जनरल साहब बड़ा उसको इलेबोरेट किया उन्होंने, लेकिन वो मिलिटरीली तो समझ रहे हैं कि डोमिनेंस अमेरिका की और इजराइल की है, विच इज़ अ फैक्ट, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, $900 बिलियन का डिफेंस और $8 बिलियन का डिफेंस। बट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में पूछना चाहता था, लेकिन वो अच्छा है वो उस पर आपने कमेंट किया कि आप समझती हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो है वो डोमिनेंस ईरान की होगी और एक डर्टी गेम होगा ये जो कुर्द फोर्सेस को प्रॉक्सीज के जरिए आगे लेके जाना है। और उस पर खुद अमेरिकन समझ रहे हैं कि ये उनके लिए ट्रबल हो सकती है, क्योंकि ये इसकी एस्केलेशन जो है वो अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म पे ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, वॉर इकोनॉमी को सामने रखते हुए आप दोनों फरीकैन की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को देखते हुए, यानी ज़ाहिर है सिर्फ जंग तो नहीं होती ना, अमेरिका ने सिर्फ जंग तो नहीं करनी, इसराइल का तो चले हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है, एक बड़ा मुल्क है। सो कितना सस्टेन कर सकेंगे ये दोनों फरीकैन आपके ख्याल में इस वॉर को? ये भाई साहब, आई थिंक 3 या 4 ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखने बेशतर उससे कि मैं कोई अपनी क्या सराई डिस्कशन के अंदर डालूं। देखिए, सबसे बड़ी ज़मीनी हकीकत है जिसका आपने अभी जिक्र किया, और वो ये है कि एक ताकत है जिसका $8 अरब का दिफाई बजट है, और दूसरी ताकत है जिसका 800 अरब दिफाई बजट है। तो यहाँ पे मुकाबला हो रहा है $8 अरब का और $800 अरब का। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इंसानी तारीख जो है वो भरी हुई है इसके नताइज।
हुआ ज़मीनी हकीकत के हवाले से ये हुआ कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसको शहीद कर दिया गया है। दूसरी ज़मीनी हकीकत ये है कि नेवी तकरीबन ईरान की मुकम्मल तौर पे डुबो दी गई है। एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल किसी काम करने के काबिल नहीं है, और साथ ही साथ उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे हैक हो चुका है। और उसी के नतीजे में ये जो निशानाबाजी हो रही है, जो एग्जैक्ट निशाना ले लेते हैं इजराइल हो या अमेरिका हो ईरान की लीडरशिप का, वो इसी कम्युनिकेशन सिस्टम के जो हैक है उसके नतीजे में सामने आया। अब ईरान की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। एक स्ट्रेंथ उसकी आबादी है, 9 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा मुल्क है, जोग्राफाई हवाले से बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें पहाड़ियाँ भी हैं, माउंटेनियस टेरेन भी है, बहुत कुछ उसके अंदर है। जो माशी तौर पे सामने आया है कि 50% तो ऑलरेडी बरतानिया के अंदर जो गैस की कीमत है उसमें इजाफा ऑलरेडी आ गया है। और मेरा ख्याल है कि वो नतीजा है कि कतर ने जो ऐलान किया कि वो अपना लिक्विफिकेशन प्लांट जो है उसको बंद कर रहा है। अब नया LNG में ये होता है कि अगर आपने लिक्विफिकेशन प्लांट को बंद कर दिया, वो एक मुकम्मल ट्रेन होती है, उसको फिर कोई 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं अगर आपने दोबारा उसको चलाना हो। तो ये कोई 25 से 26% जो सप्लाई है गैस की, वो आप समझिए कि दुनिया भर में वो ख़त्म हो गई है। वो अगले 2 से 3 या 4 हफ्ते का उसमें लैग आ गया है, और वो अब अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से यूरोप में कीमतें बढ़ गई। हम दुनिया की हमेशा बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगर थोड़ा सा फोकस रख लें कि हमारे पर क्या असरात आ सकते हैं, माशी असरात खास तौर पे जंग के नतीजे में, तो एक बहुत बड़ी बात जो बाकी साहब ध्यान में आती है कि हमारी जो मईशत इस वक्त चल रही है, वो जो 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रह रहे हैं, जो $38 बिलियन उन्होंने लास्ट ईयर पाकिस्तान को भेजा है, हमारी बैरूनी मईशत जो है वो उसी के दम पे चल रही है। उसमें से $30 अरब जो है वो गल्फ से आता है। अब गल्फ में जो है वो जंग लग गई है, तो उसका असर पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, मैं समझता हूँ बड़ा संगीन होगा, बड़ा शदीद होगा। ठीक है। तेल के हवाले से अगर $10 की कीमत बढ़ती है आलमी मंडी में, तो तकरीबन $2 अरब का इजाफी खर्चा जो है वो पाकिस्तान को पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तकरीबन $25 से $30 अगर कीमत बढ़ जाती है, तो सोचिए एवरी $10 इंक्रीज के ऊपर $2 बिलियन का यहाँ पे टीका लगता है पाकिस्तान। और तीसरा ये कि हम इस वक्त सैडली एक्सटर्नल प्रेशर बेतहाशा है, लेकिन अफगानिस्तान से भी एक जंग लड़ रहे हैं, और वहाँ पे जो तखमीने मैंने देखे हैं वो भी जंग वो बड़ी कीमती जंग, उसमें कोई 30, 40, $50 मिलियन से रोजाना की बुनियाद का तकरीबन पाकिस्तान का खर्चा है। तो प्रेशर जो है वो माशी प्रेशर बहुत। डॉक्टर साहब, अगर क्विकली इस पर आप कमेंट करें, फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाना है। मुझे ये बताएं कि एक तो फिर आप ये जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस और वहाँ पर बर्डन आएगा, और ये हमारे लिए एक चैलेंज होगा। 38 बिलियन में $30 बिलियन जो है हमारा गल्फ से आता है। ये तो फिर ये भी होगा अगर ये कंपनीज जिस तरह इनका क्लोजर होगा, ये किसी और क्राइसिस में जाएंगी, तो ये तो फिर हमारे वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान वापस भी आएंगे, फिर बड़ा एक नंबर वापस भी आएगा। सो वो भी तो इकोनॉमी पे एक बर्डन होगा। जी बिल्कुल, खदशा दुरुस्त है आपका। शायद 5 से 10% पाकिस्तानी जो हैं जो गल्फ में रहते हैं, क्योंकि पोस्ट वॉर जो इकोनॉमीज हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी। उसके नतीजे में मैं समझ रहा हूँ कि मुमकिन है कि 5 से 10% लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, इस वक्त वहाँ कहा जाता है कि तकरीबन 70 लाख पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अगर 10% वापस आते हैं तो आप समझिए कि तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी शायद उनको वापस भेजा जाए। वो फिर आप मजीद एक नया चैलेंज भी पाकिस्तान चैलेंज खड़ा हो जाएगा। ठीक है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। जनरल साहब, एक तो ये जाहिर है हम देख रहे हैं कि ये बका की जंग है ईरान की, सो उसको इसमें एडवांटेज क्या हासिल है अब जब उन्हें पता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और क्या बूट्स ऑन ग्राउंड जिसका ऑप्शन कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा कि वो अमेरिका करेगा, बट उसके बगैर क्या वो अपने टारगेट्स हासिल कर लेगा आपके ख्याल में?
जी बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आदिल साहब। मैं सबसे पहले तो वॉर ऑब्जेक्टिव्स की जो बात हो रही वैसे थी डॉक्टर साहब उसमें मैं क्लियर कर दूं, आप भी डॉक्टर हैं। जल साहब मुझे जो है ना वो ये फॉरेन इंफॉर्मेशन मिली है, सो आप भी डॉक्टर हैं। सो मैं ज़रा व्यूअर्स को बता दूं कि मैं 3 डॉक्टर्स के बीच में एक पेशेंट के तौर पर इस वक्त सवाल कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप पीएचडी डॉक्टर्स हैं, आई नो, लेकिन जाहिर है मेरी फील्ड में मुझे पीएचडी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना होता है अपना और व्यूअर्स का। गो अहेड सर। जी सी पैक पे है और वो अफगानिस्तान के साथ रिलेटेड है। अच्छा जी, मैं कमिंग बैक टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वॉर, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव हमें सामने नज़र आ रहा था वो रिजीम चेंज था, बाद में ऑब्जेक्टिव जो है चेंज होकर न्यूक्लियर वेपन्स हो गया। हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स का उन्होंने कह दिया था जी हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए, ट्रंप साहब ने दावा किया था ऑब्लिटरेट कर दिया हमने। जो मुझे मेजर ऑब्जेक्टिव नज़र आता है इस वक्त इज़राइल और यूएस के नेक्सस का, वो है क्रिएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द गल्फ, और अल्टीमेटली इस इंस्टेबिलिटी का क्या फ़ायदा होगा। अगर हम एलएनजी की बात करते हैं, अभी जैसे फ़ारूक साहब बात कर रहे थे, ऑयल की बात करते हैं, तो जो इस वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जो गैस बिकेगी और ऑयल बिकेगा वो अमेरिका का बिकेगा। नंबर 2, वॉर इकोनॉमी की बात हो रही थी, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो थ्राइव करेगा वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स करेगा, जिसका जो बेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में है। सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो लोग कमाएंगे और नुकसान होगा खित्ते का। ईरान की जब बात हो रही है, दे आर अ वेरी वेरी रेजिलियंट नेशन, इसमें कोई शक की बात हमें नहीं होनी चाहिए। उनका पेन थ्रेशोल्ड ऊपर है। जो आप फरमा रहे थे कि इसको प्रोलॉन्ग वो क्यों कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि उनके पास अभी ऑप्शन और कोई भी नहीं है सिवाय इसके कि उनके पास जो लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट जो लीथल मिसाइल सिस्टम्स हैं कि उनको वो यूज़ करें और अपने आप को बचाने के लिए प्रोलॉन्ग कर रहे हैं वो वॉर। इसलिए उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि उनके पास जो असला है वो इतना है कि उसको डेप्थ है उनके पास, वो कुछ अर्सा और कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में उनकी भी यही होप होगी कि खित्ते के ममालिक, बाकी लोग बीच में आके उनकी कुछ ऐसी टर्म्स पे सुलह हो जाए जहाँ पे ईरान जो है उसके ऊपर से सैंक्शंस उठ जाएं। ईरान पहले भी रेडी था न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने में किसी हद तक, जैसे JCPOA में किया था। मेरे ख्याल में वो दोबारा उस हद तक आ जाएंगे कि एटॉमिक एनर्जी के जो है वो अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। तीसरा ये है कि उनकी इकॉनमी जो है इस वक्त ज़ाहिर है उसके काफ़ी इश्यूज़ हैं, और उनसे मेरे ख्याल में अमेरिका का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि वहाँ पे जितनी भी तंजीमें हैं जिनको वो समझते हैं ईरान सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट बंद कर दे और इजराइल के साथ कोएग्जिस्ट करे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्टिव हैं अमेरिका के। उधर से ईरान है, उसके पास ऑप्शंस कम हैं, लेकिन ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी आवाम है, उसकी रेजिलियंस है और उसकी मजहबी और जो रूहानी ताकत है वो है। तो मेरे ख्याल में अभी वो कुछ अर्सा खड़े रहेंगे ताकि उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह पे ना लेके जाया जाए जहाँ पे वो बिल्कुल कैप्चुलेट करने पे मजबूर कर दिए जाएं। तो ये वजह है जिस वजह से डिस्पाइट द फैक्ट, जैसे आप फरमा रहे थे, नुकसान भी हो रहा है, कंपैरेटिव शायद वीकनेस भी है इकोनॉमिकल और मिलिट्री, लेकिन जो रेजिलियंस है ईमान की और जो साइकोलॉजी की जो बात हो रही थी या एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, वो उनके पास है। तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि थोड़ा टाइम और लगेगा, ये वॉर थोड़ी और प्रोलॉन्ग होगी। हाउएवर अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो डिस्ट्रक्टिव एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, इस सारे केओस का जो फ़ायदा है अल्टीमेटली इजराइल और अमेरिका का होगा। जैसे मैं पहले कह रहा था कि वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे थे सारे, वो सारे का सारा जो है रप्चर हो गया। अभी दोबारा से मेरे ख्याल में अमेरिका एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इधर तरतीब देगा, जिस जो है उनका इधर का नुमाइंदा सामने होगा, बैक पे अमेरिका होगा, और वो कुछ ऐसा चाहेंगे कि इस खत्ते पे जो बिला शिरकत गैर तसल्लुत हो वो अमेरिका इजरायली नेक्सस का हो और सारी जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी लाइन को टो करें। ओके, सो ये वैसे अगर वो ज़ाहिर है ग्राउंड फोर्सेस नहीं आती, जो कि जिसका इम्कान भी नहीं है, और वो जो IRCG का कंट्रोल है वो तो उस तरह जाता दिखाई नहीं देता क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है उनकी, और इसी तरीके से वो डिसेंट्रलाइज उनका सिस्टम है जो ऑपरेट करता है, जिसमें कमांड चलती रहती है डिस्पाइट एलिमिनेशन ऑफ मिलिट्री लीडरशिप एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी प्रोलॉन्ग होता ही मामला दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पहले मिलिट्री इंडस्ट्री की बात की आपने वो, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बट गल्फ कंट्रीज़ भी अपने आप को बड़ा आइसोलेटेड फील कर रही होंगी या वनरेबल फील कर रही होंगी
डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ये जो अमेरिका ने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को हथियारों की सप्लाई और प्रोडक्शन बढ़ाने के ऑर्डर्स किए हैं, ये डिफेंस प्रोडक्शन इकोनॉमी किसी भी जंग को प्रोलॉन्ग करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी देखिए, मैं पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो मिसाइल ईरान से लॉन्च किए जा रहे थे, अगर उनकी एक तरतीब देख रहे हैं कि पहले दिन में कुछ 350 थे, दूसरे दिन वो 175 रह गए थे, तीसरे दिन 120 थे, फिर चौथे दिन वो 50 थे और पांचवें दिन वो सिर्फ 40 रह गए। तो इससे तो ये लगता है कि या तो उनकी लॉन्चिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हुई है, जो कुछ अमेरिका और इजराइल ने किया है। दूसरा आपका सवाल जो है वो डिफेंस इकोनॉमी के हवाले से। देखिए, इस वक्त जैसे हमने शुरू में बात की कि बेतहाशा असला इजराइल और अमेरिका के पास पड़ा है। ईरान के उसके मुकाबले में ईरान के पास तकरीबन जो कुछ था फौजी एतबार से वो उसको ख़त्म कर दिया गया। ये कहना कि अमेरिका को रिप्लेनिश करने के लिए बहुत जो है डिफेंस की इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर बहुत बढ़ानी पड़ेगी, ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। ये कोई स्विच ऑन या ऑफ नहीं हो सकता कि जहाँ पे आप बहुत तेज़ी से इंटरसेप्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ा दें, जहाँ पे बहुत तेज़ी से आप टॉमहॉक मिसाइल्स की प्रोडक्शन बढ़ा दें। अभी टाइम इज़ द एसेंस हियर। सारा खेल यहाँ पे जो है वो टाइम का चल रहा है। अगर तो जो इंतजामी ढांचा है ईरान के अंदर वो बुनियादी तौर पे एक फौजी ढांचा है, उसमें जो रोल है वो उनके जो पासदाराने इनकलाब हैं, जो IRGC जिनको हम कहते हैं, उनका मेन रोल है। और उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस तरह लगाएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और फौजी फाउंडेशन का जिक्र करते हैं तो फौजी फाउंडेशन के असासे जो हैं वो लगभग $8 अरब के आते हैं। जो IRGC के असासे ईरान में हैं वो कोई 109 अरब डॉलर के असासे हैं। उनका मईशत के अंदर बहुत बड़ा रोल है, उनका वहाँ पे ताकत के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। और ये टाइम बताएगा कि क्या IRGC के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई फ्रिक्शन अगर सामने आती है, जो कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल की बेतहाशा कोशिश है, फिर तो रजीम कोलैप्स मैं समझता हूँ कि ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगी अगर उसमें अभी तक कोई इख्तलाफ जो है वो सामने नहीं आया। फिर उनकी एक रवायती फ़ौज भी है जो आर्तिश कहलाती है, वो नॉन आइडियोलॉजिकल फोर्स है। इस वक्त अगर आप देखें कि अमेरिका ने किसको निशाना बनाया है और किसको निशाना नहीं बनाया, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसको निशाना नहीं बनाया इसका मतलब कि वो उन ताकतों को सोच रहे हैं कि खैर फ्यूचर में ईरान में उनको ताकतवर किया जाए, तो उसमें आर्तिश एक सामने आती है जो उनकी रवायती फौज है, वो उसके किसी लीडर को बिल्कुल निशाना नहीं बनाया गया। और IRGC की तकरीबन पुलिस और IRCG को स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट किया है। और ये जिस प्रिसीजन की डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, अब मसला ये है कि उनके पास एयर सुपीरियरिटी नहीं थी, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं थी जो उनके इन इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट कर सकती। और वो असल रीज़न बना ना कि जिसकी वजह से इनके जितने मिसाइल्स हैं उसमें कितना उनकी इंस्टॉलेशंस को डैमेज भी किया है, नुकसान पहुंचाया है। सो आप ये कह रहे हैं कि जिनको टारगेट नहीं किया उनसे एक्सपेक्टेशन अमेरिका ये रख के बैठा हुआ होगा कि शायद वो किसी स्टेज पर जो इम्यूनिटी बार बार ऑफर कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि मैं इम्यूनिटी हम देंगे जो लोग अगर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। जनरल साहब, ये भारत से वापसी पर जो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है ईरानी जहाज़ को टारगेट करने का वाक़या, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी कितनी जो है इफेक्ट हुई है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है, आई थिंक सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ है वो हुआ है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप को। ये जहाज़ जो है बहरी जंगी एक्सरसाइजेज़ के लिए गया हुआ था और इंडिया का मेहमान था और इंडिया का मेहमान एक लिहाज से वापस आ रहा था, एंड इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द वॉर। अगर पार्ट ऑफ द वॉर की अगर आप बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर उन्होंने कोई जहाज़ खड़े किए हुए हैं या अपने पानियों में खड़े किए हुए हैं, और वो जहाज़ हैं जो शायद पार्ट ऑफ द वॉर हैं या वॉर फील्ड में, बैटल फील्ड में,
तो इस जहाज़ को खामोशी से निशाना बना लेना एक बहुत ही मेरा ख्याल है अनएथिकल सा एक्ट मुझे लगता है एज अ मिलिट्री पर्सन, कि एक जहाज़ जो वैसे एक्सरसाइज से वापस आ रहा है आप उसको टारगेट कर दें खामोशी के साथ, क्योंकि आपकी आबदोज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। नंबर 2, डैमेज तो हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं, नुकसान हुआ है, जानी भी हुआ है, माली भी हुआ है। जो आप फरमा रहे थे, जो एयर की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, यस, उनके पास सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो एयर का है कि इस वक्त उनके पास एयर नहीं है। जो 2-3 चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा, आपके बाकी क्वेश्चंस तो बहुत अच्छी तरह डिस्कस हो चुके हैं। फ्यूचर जो है, पहली बात हुई अभी तक कन्फ्यूजन में है, कोई 100% प्रिडिक्शन जो है और क्लोज टू इवन 50% प्रिडिक्शन भी अभी मुश्किल है। बट मैं जो देखता हूँ वॉर में हाई पाएगी, ईरान रेजिलियंस शो करेगा और अमेरिका और इजराइल मज़ीद टारगेटिंग करेंगे, और सबसे ज़्यादा खुशी इसमें इजराइल को होगी, जो अकॉर्डिंग टू जो नेतन्याहू स्टेटमेंट कह रहे थे, मेरे 40 साल पुराना ख्वाब था कि अमेरिका और हम मिलके ईरान पे हमला करें, और इस खित्ते में कोई भी चैलेंजर नहीं था इजराइल का सिवाय ईरान के। नंबर 1 ये हो गया जी। नंबर 2 ये हो गया कि वो डिस्ट्रक्शन जो है उसको जितना भी हो सकता है बढ़ाएंगे। तीसरी बात ये है कि ये जो कन्फ्यूजन है इसके बारे में टकर कार्लसन जो है उन्होंने एक वीडियो जो है अपलोड की जो है पुरानी, एक रैबी जो है वो इजरायली कह रहा है जी कि मिसाइल अगर हमारे ऊपर आ रहे हैं तो एक मिसाइल आप खुद अलकुद्स पे मार दें, पुराना वो है अलकुद्स शरीफ मस्जिद है उस पर मार दें और फिर ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। मतलब उनका ये कहने का था कि ये जो भी करना है आपने, अगर आप इस वक्त भी जो हो रहा है जैसे कुछ पता नहीं, जैसे इराक का जो कतर का जो गैस टर्मिनल है वो या अरामको पे अटैक है, ईरान कहते हैं हमने नहीं किया, और ख़बरें आ रही हैं कि शायद इजराइल ने ये करवाया या उनके लोगों ने ये बॉम्बिंग की है, और बहुत जगहों पे ये बॉम्ब प्लांट करते हुए पकड़े गए हैं। तो इस कन्फ्यूजन में ये काम भी हो रहा है कि ईरान हमला कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई और करके वो ईरान के खाते में डाल रहा है। तो ये जो सारी कन्फ्यूजन है, ये सारा जो केओस है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इजराइल को है, फिर अमेरिका को है, फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को है जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, और उन कंट्रीज़ को है कि जो यहाँ पे ख़ित्ते में इजराइल का तसल्लुत चाहती हैं, और वो अमेरिका है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल जो है अनकंटेस्टेड पावर बन जाए मिडिल ईस्ट की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस वक्त जो हो रहा है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हो रहा है। फ़ारूक साहब सही कह रहे हैं कि अप स्केल आप एक प्रोडक्शन को कर सकते हैं, बट ये नहीं होता कि आज आप फैसला करें तो कल 2 जहाज़ और बना लेंगे। ये बहुत लंबी चेन है, इसको वो अपस्केल तो कर लेंगे। जैसे वो डिमांड तो क्रिएट हो रही होगी ना, जब वॉर आती है तो वो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करते हैं ना कि अब हमारी कितनी डिमांड क्रिएट होगी जब ये शॉर्टेज होगी इस सारे प्रोसेस के अंदर। क्योंकि देखें वो तो उसमें कुर्द फोर्सेस वाला एलिमेंट भी है ना, जैसे अमेरिका इशारा दे रहा है कि उनको सपोर्ट देनी है, और वहाँ से भी एक उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सो डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर फ़ारूक साहब ये बताएं, ये जो जंग का अगर ये दायरा फैलता है और इसकी टाइमलाइन एक्सटेंड होती है तो इसके वर्ल्ड इकोनॉमी पर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि आपने कुछ बात तो इस पर की है, लेकिन ओवरऑल भी तो देखें फिर ज़ाहिर एक तरफ अमेरिका या इजराइल का मसला तो नहीं, पूरी दुनिया का, और बाद में अमेरिका को ही या चाइना को ही बाकी की दुनिया को केटर करना होता है जो बड़ी फोर्सेस हैं। सो इस पर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा दुनिया पे इकोनॉमी का? जी भाई साहब, बजाय इसके कि मैं अपना कोई जवाब आपके सामने रखूं आपके सवाल का, मैं जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव विजडम, कि इस वक्त दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत गौर से स्टॉक मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, सोने और चांदी की कीमत को वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े इशारे बनते हैं कि इस वक्त दुनिया के जो सरमायाकार हैं, जो कलेक्टिव विजडम है, वो क्या सोच रही है। मैंने पिछले 2-3 दिन में देखा है कि अमेरिका की मार्केट्स हों, चाहे वो सोने की कीमत हो, चाहे वो चीनी की कीमत हो, उनमें उस हद तक इजाफा नहीं आया जिस हद तक बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो इशारा ये बनता है कि कलेक्टिव विजडम जो है इस वक्त वो ये कह रही है कि शायद इस जंग के नतीजे में बहुत बड़ा कोई माशी नुकसान नहीं होने वाला, वरना बेतहाशा जो है स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आती, सोने की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती। ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। लेकिन 2800 रुपीज़ आज डाउन हुआ है गोल्ड, तो यू डोंट सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन दिस प्रोसेस? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि सोना नीचे गया है तो उसका मतलब ये है कि सोना होल्ड करने वाली मार्केट जो है वो ये कह रही है कि उसको इतना खतरा नज़र नहीं आ रहा।
क्योंकि सोने की कीमत बढ़ती है जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जब जंग जो है वो तोल पकड़ती है या जोर पकड़ती है। अच्छा, एक चीज मैं और भाई साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने एक से ज्यादा बार कहा कि ईरान के अंदर इस वक्त लगता यह है कि जो फैसला साजी है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। ये दुरुस्त है, लेकिन इसका नतीजा मुझे लग रहा है कि कुछ नतीजे ऐसे निकल रहे हैं जो शायद ईरान के रियासती मुफाद में नहीं। देखिए, कतर के ऊपर हमला किया गया। कतर तारीखी तौर पे एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, वहाँ पे अमेरिका का भी अड्डा है और वहाँ पे हमास की जो टॉप सियासी लीडरशिप है वो भी वहाँ पे है। वो सालसी का किरदार भी अदा करता रहा है। आज पता ये चला है कि जो टर्की पे इंटरसेप्शन की है उन्होंने एक मिसाइल की, वो टर्किश एयर स्पेस में जाने से पहले उसकी जो है वो इंटरसेप्शन हो गई। इसका मतलब है कि टर्की जो है अगर उसको भी जंग के अंदर लाया जा रहा है। फिर आज पता चला है कि जो बाकू तबिलिसी चिहान एक बहुत बड़ी पेट्रोल की पाइपलाइन है, क्रूड की पाइपलाइन है, उसके ऊपर उसको थ्रेटन किया गया है। अब वहाँ पे आप समझिए अगर बाकू है तो अजरबैजान आता है, अगर तबिलिसी है तो जॉर्जिया इन्वॉल्व होता है, चिहान पोर्ट जो है वो टर्की की है। तो एक नुकसान जो रियासती नुकसान ईरान को मुझे नजर आता है कि इस वक्त उसका कोई हमायती, कोई उसका सपोर्टर नहीं बचा। राइट, थैंक यू सो मच मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सो ये जो अमेरिका ने इंडियन वाटर्स के अंदर किया है उसके ऊपर इंडियन मीडिया में भी काफ़ी शोर शराबा है और ख़ुद इंडिया पे, इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत तनकीद भी हो रही है। ज़रा आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर जो है वो क्या बातचीत हो रही है और कैसी घबराहट है इंडिया में इस मामले को लेकर। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।